गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने जो फिजिक्स की सीरीज चला रखी थी उसमें हमने लाइट का चैप्टर पूरा कर लिया, यूनिट पढ़ ली। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा साउंड। क्या नाम होगा? साउंड। तो आज साउंड के विषय में इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको जानेंगे और फिर डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे हम किसकी? साउंड की। तो अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि साउंड एक्चुअल में होता क्या है। क्या है साउंड? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ध्वनि हिंदी में। तो ध्वनि का मतलब क्या होता है? तो देखो, जो चीज हम सुन पाते हैं वो एक साउंड है, और एक एनी प्रकार के बहुत प्रकार के साउंड होते हैं। जो इसकी चलने का तरीका होता है, बहुतों का मानना है ये एक वेव है। क्या है भैया? यह एक तरंग है। और ये कैसी तरंग है? यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो साउंड होती है वो कौन सी तरंग होती है? साउंड होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इतनी बात हमने आपको बताया। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जो अनुदैर्ध्य तरंग है, अब ये कब ज्यादा साउंड करती है, कब कम साउंड करती है, इस बात को समझेंगे। तो हमने सबसे पहली बात जानी साउंड में कि ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक। अब मैं इसकी बात करूंगा वेलोसिटी की। जो इसका चलने का तरीका होता है वो क्या होता है? जैसे कि अब मैं बात करूं कि मैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वो सबसे जो अधिक होती है, जो ध्वनि की जो सबसे अधिक चाल होती है वो होती है आपकी सॉलिड में। इसमें सॉलिड में, ठोस में। और भैया मिनिमम जो होती है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो आपकी गैस में होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड आपकी सॉलिड के साथ होगी। जहां पर माध्यम सॉलिड होगा वहां पर साउंड अधिक होगा, जहां पर माध्यम गैस होगा वहां पर साउंड जो है, ध्वनि जो है वो कम होगा। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो वैक्यूम होता है, निर्वात जो होता है, क्या होता है? निर्वात। निर्वात में प्रकाश, उसकी जो ध्वनि है उसकी चाल कितनी होगी? भाई मैंने मान लिया जो अधिकतम है मेरी, जो सबसे ज्यादा है, जो अधिकतम है वो भैया मेरी ठोस के साथ हो रही है। जो मेरी न्यूनतम है वो मेरी गैस में हो रही है। तो क्या निर्वात में, फिर निर्वात में क्या प्रोसेस होगा इसका? सीधी सीधी बात नोट कर लेना, अधिकतम होगी ठोस के साथ, न्यूनतम होगी गैस में। और जहां पर कोई माध्यम नहीं होता वहां पर सभी कभी भी साउंड एक्टिव नहीं होता। साउंड के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बहुत जरूरी। जहां पर कोई माध्यम नहीं होगा, निर्वात होगा, वहां पर कभी भी साउंड की चाल नहीं होती। ठीक है। और भैया ध्वनि एक कैसी तरंग है? तो ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग है। 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट लेना। अब बात करते हैं हम इनके कैरेक्टर्स के विषय में। जो साउंड है वो किन किन कैरेक्टर्स पर काम करता है? साउंड के कैरेक्टर ऑफ साउंड। हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में कौन सी बात बोलते थे समझ नहीं। सबसे पहले लिखो चलो हिंदी में कि इसके जो कैरेक्टर हैं, चरित्र, जिन पर यह काम करता है, उसे बोलते हैं। पहला होता है तीव्रता, दूसरा होता है तुम्हारा
प्रबलता, और तीसरा होता है तुम्हारा भैया तारत्व, चौथा होता है तुम्हारा गुणता, और पांचवा होता है तुम्हारा प्रतिध्वनि। इन 5 उद्देश्यों पर, इन 5 कैरेक्टर्स पर जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो काम करती है। इनको बोलते हैं भैया इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं लाउडनेस, इसको बोलते हैं पिच, इसको बोलते हैं क्वालिटी, और इसको बोलते हैं इको, या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोल दो। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, प्रतिध्वनि। इन 5 कैरेक्टरों पर, इन 5 उद्देश्यों पर जो आपका साउंड है वो काम करता है। ठीक, तो मैं आपको अच्छे से एक एक के विषय में बताऊंगा और डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारा पहला है इंटेंसिटी, तीव्रता, ये क्या चीज होती है? आप इसके नाम से भी कुछ समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के विषय में। यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी मिलती है वो क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात यही पूछता है कि तीव्रता, इंटेंसिटी किस पर डिपेंडेंट होती है? तो भैया जो तुम्हारी तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। आई मीन आवृत्ति। अगर आपकी आवृत्ति बढ़ेगी तो आपकी जो साउंड की तीव्रता है वो भी बढ़ेगी। अगर आपकी आवृत्ति कम होगी तो आपकी जो साउंड की तीव्रता है वो भी कम हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसके बढ़ाने पर साउंड की तीव्रता बढ़ती है और किसके कम करने पर साउंड की तीव्रता कम हो जाती है, या ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। तो आपका जो एग्जाम में पहला ऑप्शन होगा, जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, वो देंगे तीव्रता को। अगर हम तीव्रता बढ़ा दें तो साउंड तेज हो जाएगा, तीव्रता कम बढ़े तो साउंड कम हो जाएगा। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सेकंड आप टिक करेंगे आवृत्ति। पहला इसको देंगे, अगर नहीं मिलता सेकंड आप इसको टिक करेंगे। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आई। तीव्रता ये चीज होती है, और ये ही बात ध्यान करना, ये आवृत्ति पर डिपेंड करती है। आवृत्ति बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी, आवृत्ति कम होगी तो तीव्रता भी कम हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी इनको इंग्लिश में भी दे देता है एग्जाम में, इंटेंसिटी, इसको ध्यान कर लेना, है ना। और मेरा मानना है कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो इंग्लिश के वर्ड को भी नोट किया करें, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए एग्जाम में। सेकंड बात करेंगे आपकी प्रबलता। क्या है भैया? प्रबलता, इसको बोलते हैं लाउडनेस। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ये किस पर डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होता है, किस पर काम करता है? तो आप मुझे सिंपली एक बात बताओ कि आयाम क्या चीज होती है? आयाम, कौन कौन आयाम के विषय में जानता है? हैं? आयाम सुना भी नहीं? देखो, जो साउंड होती है, जो ध्वनि का अधिकतम विस्थापन होता है ना, वो आपका आयाम होता है। देख लो, देखो, ध्वनि का, ध्वनि के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है भाई साहब लाउडनेस से। अब आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा शोर सा, है ना। तो ऐसी बात नहीं, कुछ हिंदी से कुछ इंग्लिश से इसका पता कर पाते हैं कि किस चीज के लिए बोल रहा है, आप इसको समझ पाते हैं। तो आवाज में कितनी एक्टिविटी होगी, मतलब कितना जोर होगा, कितनी तीव्र होगी वो चीज है, तो वो चीज क्या है? लाउडनेस है।
ये किस पर निर्भर करती है? ये भाई साहब आयाम पर करती है। क्या? चलो हाँ जी, लो लिख लो भाई, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एम्पलीट्यूड, आयाम। अगर आपका आयाम बढ़ेगा तो भैया साउंड भी बढ़ेगा। भैया आयाम कम होगा, साउंड भी कम हो जाएगा। इस पर डिपेंड करती है ये बात। अब आपको मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो यहाँ पर कोई माइक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ये प्रोसेस है, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर कोई माइक या कुछ ड्रम वम है और यहाँ तक मुझको साउंड पहुंचाना है। तो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो साउंड जितना तेज होगा, जितना लाउड होगा, उतनी दूरी तक ही जाएगा भाई। अगर साउंड कम तेज होगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, अगर ज्यादा तेज होगा तो यहाँ तक जा सकता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी किस पर, फ्रीक्वेंसी का आपकी मैं बात बताऊंगा। देखो अब ये है, एक तो ड्रम है और ये, अब मैं इसको बजाऊं, इसकी फ्रीक्वेंसी तो अधिक है, और मैं ड्रम को बजाऊं, ड्रम की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर मैं ड्रम को ऐसे बजाता हूं और इस डस्टर को ऐसे बजाता हूं, फ्रीक्वेंसी इसकी अधिक होगी, ड्रम की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन ड्रम का जो आयाम होता है भैया वो अधिक होता है। तो जो प्रबलता होती है ना साउंड की, प्रबलता वो आयाम पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी को उसमें कोई मतलब नहीं होता। अगर आयाम अधिक होगा तो आवाज साउंड की प्रबलता अधिक होगी, आयाम कम होगा तो प्रबलता भी कम होगी। और इनको देखो तीव्रता और प्रबलता, तीव्रता और जी प्रबलता, इसको किस में मापते हैं? तो इसको भैया डेसिबल में मापते हैं। हर्ट्ज, हर्ट्ज ओनली आवृत्ति का मात्रक होता है भैया, फ्रीक्वेंसी को मापते हैं ओनली हर्ट्ज में, ठीक। इसको आप डेसिबल में ही मापोगे। कहां पढ़ लिया हर्ट्ज? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ना कि इनको, साउंड को डेसिबल में मापोगे भाई साहब। चलो अब बात करेंगे हम, चलो दो तीन बात आपको और बता दो इनको बाद में। जो होती है ना फुसफुसाहट, जो कान में खुसर फुसर करते हैं, उसमें कितना डेसिबल साउंड होता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तो देखो 15 से मतलब 15 से 30 डेसिबल के बीच में फुसफुसाहट का साउंड होता है। और एक होती है सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत, इसमें कितना साउंड होता है? तो इसमें 45 से 60 के बीच में डेसिबल साउंड होता है। डेसिबल में बता रहा हूं, हर्ट्ज में नहीं बता रहा। थर्ड, ट्रैफिक साउंड, ट्रैफिक साउंड कितना होता है? सुना भी नहीं? लो सुन लो, 80 डेसिबल होता है ट्रैफिक साउंड। बहुत बुकों में मिल जाएगा, सुना भी नहीं। जो ट्रैफिक का साउंड होता है वो होता है 80 डेसिबल। सामान्य बातचीत 45 से 60 डेसिबल के बीच होती है। फुसफुसाहट की जो साउंड होती है 15 से 30 डेसिबल के बीच में होती है। जो हमारे कान होते हैं ना, जो हमारे कान होते हैं वो 120 डेसिबल तक आसानी से सुन सकते हैं। अगर आप 120 डेसिबल से ज्यादा सुनोगे तो पक्का है कान का पर्दे फटने की पूरी उम्मीद है, ठीक। अब एक बात बताऊं तुम्हें मैं, जो ईयरफोन होती है ना, ईयरफोन जो कान में हम लीड लगाते हैं उसमें कितना डेसिबल साउंड होता है? ईयरफोन और डीजे एक ही बात होती है। कहीं ईयरफोन आए या कहीं डीजे आए तो मेरा मानना है ये दोनों एक ही होती हैं, क्योंकि जब आप ईयरफोन लगाते हो और फुल आवाज कर दो तो आप ऐसा ही फील करते हैं कि मेरे पास कोई डीजे बज रहा है, ठीक है। अब इसमें होती है 105 से लेकर 120 डेसिबल के बीच, और 120 डेसिबल तक हम आसानी से सुन पाते हैं, इसका मतलब यही है। और देखो एक बात और होती है, जो ना होते जेट विमान और हवाई जहाज के उड़ने में कितना कितना साउंड, कितना डेसिबल साउंड होता है? जेट विमान तो उसमें 140 से और 170
डेसिबल के बीच साउंड एक्टिव होता है, और इसको सुन पाना बहुत ही तगड़ा प्रोसेस है, कभी मत सुनना, ठीक है। चलो इनको लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। अब बात करेंगे हम तारत्व की। किसकी? तारत्व की, पिच की। पिच, लो जी पिच। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी श्रिल, एक होती है ग्रेव। इसको बोलते हैं पतली, इसको बोलते हैं मोटी। अब जो इसका मतलब समझ पा रहा है, पतली मोटी जो हम बोलते हैं, किसकी आवाज, किसी की साउंड बोलने की पतली सी होती है, जैसे लड़कियों को ये पिच होती है, वो लो पिच होती है। जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स, इनकी कौन सी पिच होती है? लो। और जो बॉयज होते हैं, इनकी हाई पिच होती है, ठीक। जैसे कि लड़कियों की आवाज थोड़ी पतली सी होती है, इस बात से आप सहमत हैं? तो लड़कियों की जो पिच होती है वो होती है लो पिच, पतली साउंड एक्टिव होती है, और लड़कों की होती है हाई पिच। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो मच्छर कान के पास भिन 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 सा करता है, उसकी पिच कौन सी होती है? लो पिच या हाई पिच? अब बताओ। ना मक्खी के भिन भिनाने, मच्छर का भिन भिन करना, न कौन सी साउंड होती है, कौन सी पिच होती है? तो मैं आपको बता दूं, उसमें लो पिच होती है। जो साउंड आपको इरिटेट करता है, जैसे कि बकरी के मेमने का चिल्लाना, चूहे का चू चू करना, लड़कियों का एक साथ बोलना, ये सब लो पिच होती है। मच्छर का भिन भिन करना, ये भी लो पिच होता है। अब एक आप मुझे बात बताओ कि शेर का दहाड़ना, शेर के दहाड़ने में कौन सी पिच होती है? हैं? शेर का दहाड़ना, शेर का दहाड़ना, भैया इसकी होती है लो पिच, ठीक। कैसी होती है? लो पिच। जो चीज आपको इरिटेट करती है, उसमें हमेशा हाई पिच होती है, पतली, जो साउंड एक्टिव होती है। लड़कियों की पिच हाई होती है और लड़कों की पिच लो होती है। शेर का दहाड़ना लो पिच, चूहे का चू चू करना, मक्खी का भिनभिनाना हाई पिच होती है वो चीज, ठीक है। ये बात आप समझ पाए? चलो, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शेर का दहाड़ना मतलब जो चीज आपको इरिटेट करती है, जैसे कि लड़कियों की साउंड, चूहे का चू चू करना, इनकी सबकी हाई पिच होती है। और शेर का दहाड़ना, भैंस का दहाड़ना, जो चीज जो थोड़ी मोटी सी साउंड होती है, वो लो पिच होती है। चलो अब बात करेंगे हम क्वालिटी की। किसकी? क्वालिटी, गुणता। हाँ, ये भी जो पिच है आपकी, ये भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्वालिटी। अब मैं आपको देखो एक एग्जांपल सा बताऊंगा, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। अब मैं बात बता रहा हूं आपको, क्या? क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या बता रहा हूं सर जी? क्वालिटी ऑफ साउंड। आप कैसे पहचान जाते हैं कि ये इमरान हाशमी की आवाज है? आप कैसे जान लेते हैं कि ये साउंड लता मंगेशकर की है? चलो इसको भी छोड़ो तुम, इनको तो बहुत आगे की बात है। आप कभी ये नोट करना कि संडे के टाइम मैं भी कभी कभी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाता हूं। जब आप सो रहे होते हैं, मानो सूरज निकल आया और घर के बोले कि जी भैया, मम्मी जी, पापा जी, उठ जा। हम नींद में होते हैं, लेकिन हम इस बात को समझ पाते हैं कि उठने के लिए कौन बोल रहा है। ये मम्मी की आवाज है, पापा की आवाज है, भैया की आवाज है। हम पूरा नींद में होते हैं, लेकिन हम इस बात को सुन समझ पाते हैं कि ये मम्मी की आवाज है, ये पापा की आवाज है। चलो इसको भी छोड़ो, आप सोते सोते फिर आपका किसी का फोन आ गया, उसने बोला हेलो, आप नींद में बोलते हाँ जी हाँ हेलो, कि उठ जाओ,
किसकी। आप मुझे पहचान पा रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? अरे आपको कौन भूल सकता है। तो मतलब यही बात है कि आप सोते टाइम भी साउंड में ये डिफाइन कर पाते हैं किसकी आवाज है। तो यही क्या है? क्वालिटी ऑफ साउंड। यही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। समझ पाए इस बात को कि नींद में भी इस बात का पहचान कर लेना कि ये साउंड किसकी है, तो वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। ये भी साउंड में एक मेन कैरेक्टर होता है। अब बात करेंगे इको, प्रतिध्वनि। किसकी? प्रतिध्वनि की। यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं यार, फिर क्या बताऊं इसके लिए। इतनी बात ठीक है, आप अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हो किसकी आवाज किसकी है, यही है। यहां से और क्वेश्चन नहीं बनता। प्रतिध्वनि इको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा कि जो इको होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है? तो 17 सेंटीमीटर एक्चुअल डाटा है इसका। पहला क्वेश्चन गारंटीड यही बनता है। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन यही बनेगा और कुछ नहीं आता। जो इको है, प्रतिध्वनि है, वो 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बहुत अच्छी बनती है। जहां पर एरिया अधिक होगा, बड़ा क्षेत्रफल होगा, जैसे पहाड़ों पर, वहां इको ज्यादा बनता है। घर में इको कम बनता है। ठीक, जैसे कि आप कभी टूर पर जाएं तो रेलिंग पर खड़े होके आप बोलो तो साउंड ना गूंजती है। इसका मतलब होता है रेल का गूंजना, या दोबारा सुनाई देना। इसे बोलते हैं इको साउंड। 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब समझाऊं थोड़ा सा इसे तुम्हें कुछ? चलो समझो, चलो यही समझते हैं। मान लो देखो ये पहाड़ पहाड़ है आपके, बताई दूं। देखो ये आपके क्या है, आपके देखो ये जी पहाड़ है, ठीक है। सनराइज कर दूं, देखो जी सनराइज हो गया। और यहाँ पर ये पेड़ है, और बहुत बड़ी नीचे वैलीज हैं, ऊपर भी पहाड़ है। यहाँ पर कोई रेलिंग बनी हुई है, ठीक है। ऊपर भी कोई रेलिंग बनी हुई है, यहाँ पर जाने का रास्ता है। आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक। आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर खड़े हैं। आप और आपकी सिस्टर मान लो, कुछ मान लो, ठीक। अब उन्होंने बोला चलो खेलते हैं। तो वो कुछ दूरी पर आकर आप यहाँ आ गए, और आपकी दीदी की आवाज आई कि आप कहाँ हो। आपने देखा होगा कभी फिल्मों में, मुझे कोई फिल्म ऐसी ध्यान नहीं, आप टीवी सीरियल में देखा हो, आप कहाँ हो, तो वो चीज कई बार आपको सुनाई देगी। एरिया यहाँ पर पहाड़ों पर बहुत बड़ा होता है।